Hello students, how are you? Welcome to the Grad User, and I hope you all are fine and doing well for your examination. Here I'm your teacher Sameer sir, and I will teach you here the subject accountancy for the class 11th, 12th graduation, post graduation and C level entrance classes. तो बच्चों आज जो हमारा टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आज का लेक्चर है हमारा, इट इज बेस्ड ऑन द पार्टनरशिप। बहुत छोटा लेक्चर होगा और इस छोटे लेक्चर के अंदर जो हम आज टॉपिक उठाने वाले हैं यहाँ पर वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, हाउ डू वी प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट व्हाइल प्रिपेयरिंग पार्टनरशिप अकाउंटिंग या व्हाइल प्रोसेसिंग पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ठीक है, तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग को फॉलो करते वक्त या उनको बनाते हुए हमें कैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट को डील करना होता है, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो लेक्चर है इसी पर बेस्ड होगा। तो आपसे मैं एक ही गुजारिश करूंगा और एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा टू क्लियर आउट योर होल डाउट्स बेस्ड अपॉन द रिवैल्यूएशन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड आवर न्यू लेक्चर व्हिच इज बेस्ड ऑन द रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन द पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो बच्चों ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। पहली बात ये कि रिवैल्यूएशन अकाउंट है क्या। ठीक है, वैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना, यानी कि किसी की वैल्यू लगाना। ठीक है, रिवैल्यूएशन मतलब लगी हुई वैल्यू को दोबारा से रिवैल्यूट करना, यानी कि उसमें अगर कुछ उसकी वैल्यू में चेंज हुआ है तो उस चेंज के साथ उस की वैल्यूज को रिकॉर्ड किया जाना इन द बुक्स ऑफ आवर अकाउंट्स। ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं। बट रिवैल्यूएशन की जरूरत क्यों होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें प्रिपेयर करने की जरूरत आखिर क्यों आती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की बच्चों जो जरूरत होती है वो हमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि पार्टनरशिप का चैप्टर है। ठीक है ना, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से स्टार्टिंग होती है इसकी, क्योंकि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है, यानी कि मालिकाना हक में चेंज आना, ठीक है ना, जब ऑनरशिप में चेंज आता है तो डेफिनेटली ऑनर्स का जहां जहां पैसा लगा हुआ होता है उन सब चीजों में हमें वहां चेंजेस अप्लाई करने पड़ते हैं। आप समझे मेरी बात को। तो इसी तरह से एक पॉइंट यहाँ पे रिवैल्यूएशन का भी है, जब ऑनर्स ने असेट्स में भी पैसा लगाया हुआ होता है, उनकी लायबिलिटीज जो होती है उनमें भी पैसा लगा हुआ होता है ऑनर्स का, तो इन दोनों को ही, यानी कि असेट्स को भी, ठीक है, असेट एक तरफ असेट होते हैं, दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटीज, इन दोनों का रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट होता है। ठीक है, दोबारा से रिवैल्यूएशन होता है और इस रिवैल्यूएशन को नोट डाउन किए जाने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप यू आप समझ चुके होंगे कि मेरे रिवैल्यूएशन का से क्या मतलब है कहने का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज जस्ट नथिंग बट इट इज द अकाउंट, ठीक है, विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड द लायबिलिटीज हियर। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में से ही कहा जाता है। तो जब भी कुछ पार्टनरशिप में चेंज आ रहा हो, यानी कि पार्टनरशिप के ऑनरशिप में चेंज आ रहा हो, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज अगर आता है, जैसे आपने चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा होगा। ठीक है, मैं यहाँ चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखिएगा। आई एम नॉट टीचिंग यू हियर द whole chapter of partnership accounting here, ठीक है, but I am discussing about here the only related point about the partnership which is called the revaluation। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे रिवैल्यूएशन वाला टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ कि हाउ डू वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट इन अदर केसेस, अदर रिलेटेड केसेस ऑफ द पार्टनरशिप्स। ओके, तो उसके ऊपर मैं आज यहाँ पे आपको एक लेक्चर ये वाला दे रहा हूँ अपना। ठीक है, तो हमें ये बात समझने की जरूरत है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहा जाता है, ये हम कब बनाएंगे। ठीक, तो पहली बात क्लियर हो गई होगी आपको कि जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की प्रिपरेशन करनी होती है। वहां पे जरा ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग रहता है, बस ये बात ध्यान रहे। ठीक है ना, वो क्या होता है मैं भी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में ही। और दूसरा, जब एडमिशन हो रहा हो किसी पार्टनर का, मैंने कहा ना ऑनरशिप में चेंज आ रहा हो, तो यहाँ पे भी ऑनरशिप में चेंज आ रहा होता है। तो ऑनरशिप यानी कि एडमिशन हो रहा हो अगर किसी पार्टनर का, तो भी यहाँ पर हम लेते हैं। तीसरा है जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो, ठीक है ना, या डेथ हो, ठीक है ना, तो इन चार केसेस के अंदर, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, ठीक है, तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, चारों केसेस, अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनका होता है पार्टनर्स का, वो उसमें कुछ चेंज आ रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल एबीसी 3 पार्टनर है और इन्होंने अब एबीसी ने पहले जो रेशियो था इनका वो 3:2:1 था, लेकिन अब वो रेशियो चेंज होकर, ठीक है, 3:2:1 से 1:2:3 हो रहा है, या कुछ और हो रहा है, 1:1:2 हो रहा है, या 2:1:1 हो रहा है, व्हाटएवर इज द रेशियोज। ठीक है ना, तो जो भी कोई रेशियो चेंज हो रहा हो, ठीक है, तो वो जो अगर रेशियो चेंज हो रहा हो तो उस रेशियो के चेंज होने पे, ठीक है, क्या
इफेक्ट जाएगा असेट्स और लायबिलिटीज पर, वो हमें यहाँ रिवैल्यूएशन में देना होता है, दैट्स इट। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहला हमारा चेंज है, ठीक है ना, जिसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। दूसरा है स्टूडेंट्स एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा होता है तो अभी रिवैल्यूएशन में चेंज को रिकॉर्ड करना होता है हमें, या रिटायरमेंट हो रहा हो तब भी इस चेंज को हमें रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करना होता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई हो तब भी, ठीक है ना। अच्छा, अब आप सोचेंगे सर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब समझ में आया, एडमिशन में भी समझ में आ गया, रिटायरमेंट और डेथ क्यों? रिटायरमेंट और डेथ में भी तो होता है, क्योंकि रिटायरमेंट के अंदर एक पार्टनर पूरा अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, अपने सारे एसेट्स एज इट इज बिजनेस में छोड़ के जा रहा है, तो उसके बदले आप उसको कंपनसेशन देंगे या नहीं देंगे? तो उस कंपनसेशन को आप एसेट्स और लायबिलिटीज को कैसे डिफाइन करेंगे वहां पर? तो इसीलिए हमें रिवैल्यूएशन को वहां पे कंसीडर करना पड़ता है। ओके, और ऐसे ही सेम केस डेथ का होता है, क्योंकि डेथ के अंदर हमें मरे हुए पार्टनर को तो नहीं देना होता, बट उसके एग्जीक्यूटर, उसका वारिस, उत्तराधिकारी जो होता है उसका, ठीक है, उसका जो उत्तराधिकारी होता है उसको तो हमें देना ही होता है। तो सेम लाइक हमें इसीलिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। बट क्वेश्चन इज के सर रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे ट्रीट किया जाए और कैसे बनाया जाए, तो उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि हालांकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये एक लेजर फॉर्मेट आता है, तो मैंने जनरल एंट्रीज आपको मेंशन की हुई, एक लेजर फॉर्मेट इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है ना। ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा अभी जस्ट थोड़ी देर में ही, ठीक है। बट यहां तक पहुंचने के लिए आपको कुछ जर्नल एंट्रीज का बेसिक, जैसे कि मैंने यहाँ कुछ ट्रांजेक्शन एग्जांपल बतौर लिए हैं, 1 से लेकर 10 ट्रांजेक्शन है यहाँ पर, ये 1 to 10, कोशिश की है कि सिर्फ इनमें से मेजर और इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन मैं आपको यहाँ पढ़ा दूं, इसके अलावा और भी हैं, वो भी मैं आपको लास्ट में लूंगा। बट फिलहाल ये 10 ट्रांजेक्शन आप समझिए कि कैसे इनका इफेक्ट, एक इम्पैक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखें आप कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर अकाउंट मेंटेन करने के लिए फर्स्ट वन थिंग विच यू नीड टू नो अबाउट, ठीक है, आपको इसकी जनरल एंट्रीज पता होनी चाहिए, आपको जनरल एंट्रीज आनी चाहिए। और अगर 11th क्लास का बेसिक जनरल एंट्रीज में आपका वीक है तो मैं आपको अनफॉर्चुनेटली कहूंगा कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे कभी, ठीक है ना, आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो फर्स्ट क्लियर योर डाउट रिगार्डिंग पासिंग द जनरल एंट्रीज, ठीक है ना। जो आपने 11th क्लास में जनरल एंट्रीज भी करी थी, वहां पे जो 11th क्लास का बेसिक होता है जनरल एंट्रीज पास करने का, वो आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप 12th क्लास का ये रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला टॉपिक इजीली कवर अप कर पाएंगे, ठीक है। तो मस्ट रिमेंबर दिस थिंग हियर, ठीक। तो आइए हम कुछ रिवैल्यूएशन अकाउंट के से कुछ रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को देखते हैं और समझते हैं। इसमें हमारा पहला ट्रांजेक्शन क्या है, आइए देखें। अगर हम पहले ट्रांजैक्शन को देखें तो यहाँ पर ये कह रहा है बिल्डिंग वाज एप्रिसिएटेड, ठीक है ना। एप्रिसिएटेड मींस क्या होता है? एप्रिशिएट का मतलब होता है, एक होता है एप्रिशिएट और एक होता है दूसरा डेप्रिसिएटेड, ठीक है ना। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है यहाँ पर, एक आपको ध्यान होगा, एक डेप्रिसिएटेड भी होता है, कई बार आपने डेप्रिसिएशन भी, ये डेप्रिसिएशन से ही वर्ड निकला डेप्रिसिएटेड, यानी कि वैल्यू का डिक्रीज हो जाना, किसी असेट का डिक्रीज हो जाना, उसे हम डेप्रिसिएट कहेंगे। और उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट, अगर उसकी वैल्यू किसी वजह से इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो उसे हम एप्रिसिएशन बोलते हैं। एप्रिशिएट मींस उसकी वैल्यू में बढ़ जाना, ठीक है, एप्रिसिएशन कहलाना। तो बिल्डिंग वाज एप्रिशिएटेड कह रहा है यहाँ पर, फिलहाल हमें डेप्रिसिएटेड नहीं पढ़ना है यहाँ, तो मैं इसलिए डेप्रिसिएटेड काट रहा हूँ, ठीक है, इसका यूज हमें अभी नहीं है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ अभी एप्रिसिएशन की, तो इसलिए एप्रिसिएशन के ऊपर ध्यान रखिएगा कि एप्रिसिएशन का क्या पर्पस है, ठीक। बिल्डिंग वाज एप्रिसिएटेड बाय 20%, कह रहा है 20% से बिल्डिंग जो थी वो एप्रिशिएट हो गई थी। और बुक वैल्यू बिल्डिंग की कितनी दी हुई, यानी कि जो आपको अकाउंट्स दिए हुए होंगे, बैलेंस शीट जो दी हुई होगी, वहां पर बिल्डिंग की वैल्यू आपको 2 लाख रुपए की दी हुई होगी। इस 2 लाख पर 20% से चेंज आ गया, आप समझिएगा। देखिए यहाँ पर कई बार बाय की जगह टू भी लिखा हुआ होता है, ठीक, बाय और टू में फर्क होता है, तो मैं वही चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं कि अगर बाय लिखा हुआ हो, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो पूरी 20% वैल्यू चेंज ले लो, यानी कि पूरा चेंज जो है वो कितना है, 20% का है। वो क्या कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, बिल्डिंग वाज एप्रिसिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई 20% से, 20% से बढ़ गई, तो आपको चेंज कितना है, टोटल चेंज कितना आया, टोटल चेंज आया जी 20% का यहाँ पे। तो 20% जो वैल्यू होगी आपकी, वो आपको रिवैल्यूएशन में लेके जानी है। तो इसकी एंट्री क्या होगी वो समझिए। अब 20% किस पे निकालेंगे आप, ऑब्वियस सी बात है, आप उसको जो है ना बुक वैल्यू पे ही निकालेंगे। बुक वैल्यू कहां से मिलेगी आपको, बैलेंस शीट से मिलेगी। बिल्डिंग की जो बुक वैल्यू होगी वो बैलेंस शीट ही
आपको डिक्लेयर करेगी। तो बिल्डिंग हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि बुक वैल्यू जो है बिल्डिंग की वो 2 लाख रुपीज दी हुई है। 2 लाख का 20% कितना हो गया 40,000। देखिए यहाँ मेंशन है 40,000 ये रहा, लाइक दिस 40,000। एंट्री क्या बनेगी जब कोई एसेट बढ़ता है, तो मैं 11th क्लास के टॉपिक से रिलेट कर रहा हूँ उसको, ठीक है। जो हमारा ध्यान होगा मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या था कि हमारे एसेट्स अगर बढ़ते हैं, ठीक है, डेबिट द इंक्रीज, एसेट बढ़ने पे डेबिट होते हैं, तो वही रूल में लगा रहा हूँ। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो एसेट बढ़ने पर क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो इसलिए मैंने बिल्डिंग अकाउंट डेबिट किया है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। और ये पूरी एंट्री हो जाएगी। और 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि जो बड़ा हुआ जो चेंज आया वो कहाँ चला गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो एंट्री क्या बनी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो जनरल एंट्री क्लियर हो गई इसकी। तो ये बात आपको क्लियर रखनी है कि किस तरह से इसकी जनरल एंट्री पास होनी है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर वर्थ रुपीज 15,000 कह रहा है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 15,000 रुपए की थी, यानी कि कुछ इन्वेस्टमेंट होंगी 15,000 रुपए की, वो पहले बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर नोट नहीं की, रह जाती। कई बार ह्यूमन मिस्टेक्स होती हैं, ह्यूमन एरर्स होती है। कई बार हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और अमाउंट दे दिया बट उसको लिखना भूल गए, ठीक है ना। कई बार ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे कि आपने 11th क्लास में रेक्टिफिकेशन में भी पढ़ा होगा। तो कुछ पॉइंट इससे रिगार्डिंग भी आपको यहाँ मिलेंगे, कुछ गलतियां एरर्स वगैरह भी यहाँ मिलेंगी, तो उनको भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ही ट्रीट किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर रिकॉर्डेड नहीं है तो रिकॉर्ड करने में क्या होगा, एक एसेट बढ़ गया भाई, पहले भी तो बढ़ा ही था। अगर आप पहले रिकॉर्ड करते तब क्या करते, तब भी तो आप डेबिट ही करते, तो यहाँ पे भी डेबिट किया गया। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट हमारा एक एसेट है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेम वही एंट्री। और कितने से, 15,000 से। अमाउंट बिल्कुल सेम रहेगा 15,000। यहाँ पे कितना अमाउंट था 40,000, यहाँ 15,000, ठीक है। तो आई होप कि आप ये पॉइंट समझ चुके होंगे कि दोनों ही की किस तरह से यहाँ पे जनरल एंट्रीज पास हो रही है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी, ये वो ट्रांजैक्शंस हैं स्टूडेंट्स जो अक्सर और बेशितर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। तो मैंने जो यूजुअल ट्रांजैक्शन थे, जो रैंडमली पूछे गए थे बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, मैंने वो उठा लिए सारे यहाँ, ताकि आप आसानी से समझ जाएं। और मैंने देखा है कि रैंडमली यही बार बार जो है ना लौट फेर के पूछे जाते हैं। तो मैंने कहा लो इसी पर ही आपको पॉइंट में दे दूं, ठीक है। अगर बाई चांस इधर उधर से कोई पॉइंट मिलता भी है तो आप इजीली समझ जाएंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। चलें आगे। यहां अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिजर्व ऑफ रुपीज 2,000 वाज मेड, यानी कि एक रिजर्व मेंटेन किया गया है 2,000 रुपए का। किस पर मेंटेन किया गया, फॉर द आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक रिपेयर का आउटस्टैंडिंग बिल था। रिपेयर का आउटस्टैंडिंग बिल क्या होता है, अगर आप सोच के बताइए। आउटस्टैंडिंग बिल यानी कि जो ड्यू, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग मीन्स ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड। समझ में आई बात आपके। तो यानी कि वो बिल जो ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं हुआ, तो डेफिनेटली कब पे किया जाएगा, तो ये जो बिल होगा ये फ्यूचर में पे किया जाएगा। और जो फ्यूचर में पे किया जाता है वो क्या होता है, वो लायबिलिटी होता है हमारे लिए, जी वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। और अच्छा ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इसी आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, यानी कि जो बिल रिपेयर का पे नहीं किया गया था उसके लिए इन्होंने एक रिजर्व मेंटेन कर दिया। आप समझ पाए। तो इन्होंने एक रिजर्व यानी प्रोविजन मेंटेन किया है। रिजर्व मतलब यहाँ प्रोविजन मेंटेन किया है, क्योंकि रिजर्व और प्रोविजन में डिफरेंस होता है। 11th क्लास का टॉपिक है, मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। आप ध्यान से अगर चाहें तो डेप्रिसिएशन से जस्ट पहले ही एक चैप्टर है प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंस है 11th क्लास का, तो आप चाहें तो वहां से जाके इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और इसलिए रिजर्व, मैं यहाँ रिजर्व लिखा हुआ था बट इसको आप प्रोविजन भी, आप यानी कि रिजर्व की जगह यहाँ पर आप प्रोविजन भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर और ज्यादातर जो है वो रिजर्व यूज कर लिया जाता है। बट तो रिजर्व फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर या प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर। अच्छा ये क्या लायबिलिटी है, तो जाहिर सी बात है लायबिलिटी बढ़ रही है, तो लायबिलिटी बढ़ने पे क्या होती है, रूल क्या अप्लाई होगा इस पे, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से लायबिलिटीज बढ़ने पर हमारी क्रेडिट होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल एंट्री हो जाएगी, ठीक। ये मैं सिर्फ अभी जनरल एंट्रीज की बात कर रहा हूँ, मैंने अभी आपको लेजर पोस्टिंग इसकी रिवैल्यूएशन अकाउंट पे नहीं सिखाई है, ठीक है। तो क्योंकि पहले हमें जनरल एंट्रीज क्लियर होना जरूरी है, इसके बाद ही मैं आपको लेजर अकाउंट्स के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। फोर्थ वन इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर वाज रुपीज 3,000। एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 3,000 रुपए की सप्लायर के, ठीक है ना। सप्लायर की एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, यानी कि हो सकता है कि कुछ इसका अमाउंट हो जो नहीं पे किया गया। अब जाहिर सी बात है अगर वो नहीं पे किया गया तो कब पे किया जाएगा, फ्यूचर में। तो अंडरस्टूड है कि ये भी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रेडिट हो गया ऑब्वियसली। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी की गई है, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, यानी कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो है हमारी वो क्रेडिटर्स के नाम से लिखती है, क्योंकि जो सप्लायर होंगे वो ऑब्वियसली बात है कि हमारे क्रेडिटर्स ही होंगे, ठीक है। तो 3,000 रुपीज की एंट्री आ जाएगी यहाँ, ओके। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे ये वाला ट्रांजेक्शन भी, ठीक।
और आगे चलते हैं, मशीनरी वाज अप्रिसिएटेड, ठीक है ना, मशीनरी जो है वो अप्रिशिएट हुई है, अप्रिशिएट मींस इसकी वैल्यू बढ़ी है, अगर किसी असेट की वैल्यू बढ़ती है तो वो डेबिट होता है ऑब्वियसली, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है, बाय 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 20,000 बाय है तो पूरा 20,000 ले लोगे यहाँ, ठीक है, 20,000 से आगे केसेस में मैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा, हर ट्रांजैक्शंस को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आई होप के समझ गए होंगे आप, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है, मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है और इस ट्रांसफर यानी कि इस बढ़ी हुई वैल्यू को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, सेम थिंग, ठीक। चलें आगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जरा समझिएगा, डाउटफुल डेब्ट के रिगार्डिंग प्रोविजन है, वो भी कितना, 10% वाज मेड ऑन सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर्स पे मेंटेन किया गया है, ठीक है, और सन्ड्री डेटर की वैल्यू कितनी है, 50,000, सन्ड्री डेटर 50,000 रुपए के हैं और उन 50,000 पे 10% का प्रोविजन मेंटेन किया गया है, तो क्या होगा इसका, आइए देखते हैं। पहली बात तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी असेट पर अगर प्रोविजन मेंटेन हो रहा है, प्रोविजन ऑन एसेट्स, ठीक है, अगर किसी भी असेट के ऊपर प्रोविजन मेंटेन हो रहा है तो उसके ऊपर ये बात ध्यान रखिएगा, लायबिलिटी का रूल अप्लाई किया जाएगा। मतलब किसी असेट के ऊपर अगर आप प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं, असेट क्या है, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर पे आप प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, सन्ड्री डेटर पे प्रोविजन मेंटेन क्यों किया जा रहा है, कभी कभार कुछ ऐसा होता है कि हमारे कुछ सन्ड्री डेटर्स पे हमें शक होता है कि यार ये हमारे पैसे जो ना, हमने इनको माल दिया है या हो सकता है हमने इनको उधार पैसे दिए हैं, तो यार मुझे शक हो रहा है कि ये बंदा जो है ना, या ये कुछ डेटर्स जो है मेरे पैसे फ्यूचर में, ठीक है ना, मेरे मार सकते हैं। तो पहली बात तो मैं उनको बल्क में जो ना माल कभी नहीं बेचूंगा, एक तो मैं पहले से ये कुछ प्रिकॉशन लेता हुआ चलूंगा। दूसरा ये कि मैं मान के ये भी चलूंगा कि अगर उन्होंने मेरे जो अभी की उधारी अगर उन्होंने ये मेरी मार ली, ठीक है ना, अगर उन्होंने फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरा जो पैसा इनके ऊपर है वो इन्होंने नहीं दिया इन फ्यूचर, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं प्रोविजन थोड़ा सा मेंटेन कर लेता हूँ ताकि मैं मेरी लिक्विडिटी मेंटेन रहे। तब कभी ऐसा ना हो कि अगर इन्होंने पैसा नहीं दिया, ठीक है, ऐसा होता है स्टूडेंट्स के, हमारी जो एक बिजनेस के अंदर एक पेमेंट्स होती है ना, बंधी हुई होती है, ऐसा नहीं है कि किसी भी शख्स ने पैसे दिए तो हम जाके उसको तिजोरी में रख देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो ज्यादातर जो होता है ना वो फंड्स बना हुआ होता है, इधर से आएगा उधर चला जाएगा, इधर से आया इधर चला गया, तो ये चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो इस अपनी लिक्विडिटी को एक बिजनेस मेंटेन कैसे करता है, वो इसी तरह से मेंटेन करता है, ठीक है। जब उसे लग रहा है कि हाँ मेरा एक फंड आना है, यहाँ से ए से मेरे पैसे आने हो, ए से आने के बाद मैं सी को दे दूंगा, बी से आने हैं तो मैं डी को दे दूंगा, तो ये कुछ चेन बनी हुई होती है पेमेंट्स की, ठीक है। तो उस रिगार्डिंग यहाँ पर प्रोविजन मेंटेन किया जाता है अपने आप को सेफ और सिक्योर साइड पर रखने के लिए भी, और कुछ प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग भी, कि हमें अपने आप को होता ना कि एक एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स के लिए और लॉसेस के लिए हमें तैयार रखना होता है अपने आप को, ठीक है, प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक। तो वही चीज यहाँ पर बात की गई है। तो प्रोविजन हमें यहाँ 10% मेंटेन करना है 50,000 रुपए। तो देखिए अब एसेट डेटर पे प्रोविजन मेंटेन कर रहे हो, एसेट क्या है यहाँ पर एसेट है डेटर्स, ठीक है। तो डेटर्स पे अगर आप प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं तो वो लायबिलिटी का रूल लगेगा, मतलब कि हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो एंट्री देखिएगा जरा ध्यान से, एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आएगा इस 50,000 के ऊपर, यानी इस 50,000 पे सेम 10% का, ठीक है, 50,000 पे 10% यानी कि 5,000 रुपए, 5,000 रुपए सब एंट्री कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक। इसके और भी केसेस आते हैं, मैं आगे डिस्कस करूंगा, आगे आने वाले ट्रांजेक्शन में इनके मैंने और पॉइंट्स डिस्कस किए हुए, ये रहा नंबर 10, ठीक है, इसके ऊपर डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पर। तो फिलहाल तो मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ, चलिए आगे। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक ₹5,000। क्रेडिटर्स जो थे वो राइट ऑफ कर दिए गए थे 5,000 रुपए से, ठीक है, राइट ऑफ मतलब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में से खत्म कर दिए गए। एक तरह से अगर देखा जाए तो वो फायदा है हमारे लिए कि हमने 5,000 रुपए के क्रेडिटर्स को बिल्कुल खत्म कर दिया। हो सकता है कि उन्होंने पैसे ले लिए हों इसलिए राइट ऑफ किया गया, हो सकता है कि उन्होंने पैसे हम देना चाह रहे हो बट वो लेने में इंटरेस्टेड ना हो जाता है कभी कभार, कुछ अमाउंट इतना छोटा होता है, सामने वाली पार्टी सोचती है यार छोड़ो अभी टाइम नहीं, जब होगा तब चले जाएंगे तब ले लेंगे, वो होते होते टाइम इतना बढ़ जाता है तो वो सामने वाला भी उस लायबिलिटी को भूल जाता है, एक तरीके से वो एक तरीके से इग्नोर कर देता है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर राइट ऑफ कर देता है लास्ट में, एट द वेरी एंड उसको जाके वो राइट ऑफ कर देता है, अपनी बुक्स में से खत्म कर देता है, यार मैं इस अकाउंट को क्यों जबरदस्ती झेल रहा हूँ। तो इस तरह से वो जो पूरा अकाउंट होता है वो राइट ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि क्रेडिटर्स को रिटर्न बैक कर दिया गया 5,000 से, तो फायदा ही अगर देखा जाए तो। और दूसरी तरफ अगर देखें तो लायबिलिटी हमारी कम हो रही है, लायबिलिटी कम होने पे रूल क्या अप्लाई होता है, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाने पर डेबिट होती है हमारी, ठीक है। तो वही सेम रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, आइए देखें जरा। यहाँ पे देखेंगे तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेम वही 5,000 रुपीज से, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से एंट्री की गई है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं अपने।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज रिड्यूस फ्रॉम 2000 टू 1000। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और प्रोविजन के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, हर साल इसी तरह के कुछ डिफरेंट टॉपिक पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि प्रोविजन को समझने की जरूरत है, करना क्या है। ठीक है, यहाँ पर तो वो जरा देखिए, यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कह रहा है 2000 से 1000 रुपए रिड्यूस कर दिया गया। मतलब क्या है, ऑलरेडी प्रोविजन मेंटेन होगा। हो सकता है कि आपको बैलेंस शीट दे रखी हो, ठीक है ना, बैलेंस शीट में जो असेट साइड होती है यहाँ पर कुछ डेटर्स अवेलेबल ऑलरेडी दे रखे हो, मान लीजिए 15,000 के हैं और यहाँ से कुछ प्रोविजन ऑलरेडी मेंटेन कर रखा होगा। ठीक है, कितने का, 2000 रुपए का फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 15 में से 2 चले गए आपके, तो कुछ 13,000 रुपए समथिंग शो कर रहा होगा। अब वो कह रहा है कि ये प्रोविजन जो है ना ये कम करना है। अब हो सकता है उसको कुछ इंप्रूवमेंट लगी हो डेटर्स के अंदर, क्या पता डेटर अपने और रिलेशन पहले से बेहतर कर रहा हो, तो इसलिए वो चाहता है कि मैं अपने प्रोविजंस को कम करूं, 2000 से 1000 करूं। मतलब वो यहाँ पर, यहाँ समझिएगा मेरी बात को, वो यहाँ 2000 हटाकर वो यहाँ 2000 की जगह 1000 लिखना चाहता है। तो कुल मिला के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे रूल क्या अप्लाई होता है ये बताइए। लायबिलिटी हमारी, जैसा कि मैंने पहले बताया, अब लायबिलिटी में से अगर आप 2000 में से 1000 कर रहे हैं, यानी कि लायबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, तो लायबिलिटी डिक्रीज होने में क्या होगी, डेबिट होगी। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट हो जाएगा और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो चेंज है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। यानी कि अपोजिट जो भी होगा वो सारा का सारा चेंज रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाता है। तो कुछ समझे आप, तो सिंपल है बिल्कुल ही कि जब हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है और डेबिट होकर वो ट्रांसफर कहाँ हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री बनी, यानी कि डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप कि आप इसे समझ चुके होंगे। तो आइए अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ए प्रोविजन फॉर रुपीज 1000 was to be made for the outstanding bill for repair। वही सेम बात, बट यहाँ पहले था रिजर्व, यहाँ पे इन्होंने प्रोविजन कर दिया। वही बात है सेम। ठीक है, बट ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिंपल है, किसी भी एक्सपेंस के ऊपर अगर आप प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं, किसी भी आप डेबिट नेचर वाले आइटम के ऊपर आप प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं, तो लायबिलिटी का रूल अप्लाई होगा। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, तो उसी तरह से आप यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर। ठीक है, एज सिंपल एज इट इज। ठीक, तो अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। 10th नंबर, ये जरा समझने वाला है और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से यहाँ पे मेंटेन करने के लिए कुछ बातें मेंशन है हमें यहाँ। ठीक है, आइए देखें जरा इन सब चीजों को हम। अगर यहाँ आप देखें तो कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रेडिटेड एट द रेट 10%, यानी कि प्रोविजन डाउटफुल डेट पे क्रेडिट किया जाना है 10% डेटर्स के ऊपर। और बुक वैल्यू डेटर की दी हुई है 15,000 रुपए और वहां पे प्रोविजन ऑलरेडी मेंटेन है 1000 रुपए का। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये आपको बैलेंस शीट दी गई है। ठीक है, और बैलेंस शीट में ये आपकी एसेट साइड है। यहाँ पर यहाँ कुछ डेटर्स 15,000 रुपए के दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ प्रोविजन ऑलरेडी मेंटेन करा हुआ है 1000 रुपए का। तो अब इसकी बुक वैल्यू कितनी बच गई, 14,000 रुपए की। ठीक है ना, फिलहाल डेटर हमारे 15,000 रुपए के अवेलेबल है, 1000 रुपए का ऑलरेडी प्रोविजन मेंटेन है यहाँ। अब जरा समझिएगा, आपके डेटर की वैल्यू जो टोटल एग्जैक्ट वैल्यू है डेटर की वो कितनी है, 15,000 रुपए की, 15,000। ये हमारे डेटर की एग्जैक्ट वैल्यू 15,000। 15,000 रुपए अगर आप 10% मेंटेन करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1500। दोबारा से देखिएगा, 15,000 पे अगर आप 10% मेंटेन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1500। ऑलरेडी 1000 प्रोविजन मेंटेन है तो वो कह रहा है 1500 करो। मतलब पहले का प्रोविजन 1000 है ऑलरेडी और अब कह रहा है वो 1500 मेंटेन करो। तो 1000 से 1500 करने में 500 रुपए का प्रोविजन बढ़ गया और 500 रुपए की लायबिलिटी बढ़ गई। तो 500 रुपए की लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करेंगे हम उस लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। तो कितने से, 500 रुपए। जो चेंज आ रहा है वो 500 रुपए का आ रहा है। ये बात बहुत ध्यान रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला 10th जो मैंने बताया। तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने से, 500 रुपए से। 1500 से बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ज्यादातर बच्चे यही करते हैं यहाँ के 1500 से एंट्री कर देते हैं और वही पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाता है। तो आई होप कैसे आप समझ चुके होंगे। तो इस तरह से ये इन 10 के 10 ट्रांजेक्शंस की जनरल एंट्रीज होती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और इस तरह से ये प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज पास की जाती हैं जैसा कि मैंने बताया। अब आप चाहें तो उनकी लेजर पोस्टिंग कर दीजिए। लेजर पोस्टिंग में कोई बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की तो जरूरत है नहीं, सिंपल है। आप अकाउंट कौन सा बनाना चाहते हैं जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। पहले ट्रांजेक्शन के अंदर देखिए आप, यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे आप, बाय बिल्डिंग अकाउंट। आइए जरा वो भी देख लेते हैं।
यहाँ पर अगर आप चलेंगे तो हमारा पहला ट्रांजेक्शन में बाय बिल्डिंग आना है जी, ठीक है ना, क्या आना है, बाय बिल्डिंग अकाउंट। तो ये आ गया हमारा बाय बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कितना था, सॉरी देख नहीं पाया मैं थोड़ा सा, इसका अमाउंट आ जाएगा जी 40,000, यानी कि अमाउंट आ गया 40,000 से। तो बाय बिल्डिंग 40,000 आपने यहाँ इस तरह से इसकी लेजर पोस्टिंग कर दी, ठीक है। और आगे चलिए, अगर आप आगे चलेंगे तो सेकंड ट्रांजैक्शन में देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तो बाय इन्वेस्टमेंट यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसकी क्रेडिट साइड का आप एंट्री करेंगे, क्योंकि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। 11th क्लास का अगर आपने लेजर पोस्टिंग की होगी तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट, इस पॉइंट में बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, जनरल से लेजर पोस्टिंग जिस तरह से होती है। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे बाय इन्वेस्टमेंट 15,000 से, सेम आप वही इस तरह से कर देंगे, बाय इन्वेस्टमेंट 15,000 से, बाय इन्वेस्टमेंट यहां पे एंट्री हो जाएगी, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से, बाय ₹15,000, समझ गए आप। और अब चलिए अपने नेक्स्ट थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ कह रहा है कि 2,000 रुपये रिजर्व मेंटेन हुआ था, जैसे कि एंट्री की, तो एंट्री हुई है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर, ठीक है। तो वही एंट्री यानी कि रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे लिख दोगे यहाँ पर आप, टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर, कितने से, 2,000 रुपए से, टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर। तो टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर अकाउंट, ठीक है। हाउ बाय हाउ मच, बाय ₹2,000, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये लेजर पोस्टिंग थर्ड ट्रांजैक्शन की होगी। चलिए अपने फोर्थ ट्रांजैक्शन के लिए, फोर्थ ट्रांजैक्शन में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे क्या लिख देंगे आप, टू क्रेडिटर 3,000 रुपीज से, तो यहाँ पे आ जाएगा टू क्रेडिटर 3,000 रुपीज से, ठीक है। तो यहाँ डेबिट साइड पे टू क्रेडिटर्स लिख दीजिए यहाँ पर 3,000 रुपीज से, समझ गए आप मेरी बात। तो इस तरह से आपकी लेजर पोस्टिंग सारी होनी है, 1 to all अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो, ठीक है। ये हमारे 3,000 रुपीज से क्रेडिट हो गया। आगे चले, मशीनरी अप्रिशिएट हुई है, मशीनरी की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया गया है, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे आप क्या लिख देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखेंगे आप बाय मशीनरी 20,000 से, बाय मशीनरी 20,000। अच्छा, ये मैं टू और बाय का जो यूज कर रहा हूँ ये भी आपको क्लियर ही होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि टू और बाय का यूज किया जाता है लेजर अकाउंट्स में, ठीक है, सेम एज इट इज। और चलें आगे, इसके बाद आगे चलेंगे तो मशीनरी अप्रिशिएट होगी, इसके बाद प्रोविजन मेंटेन किया गया 5,000 रुपए का, तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5,000 रुपए से, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5,000 रुपीज से कर दीजिए यहाँ पर, यहाँ लिख दीजिए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, यानी कि डाउटफुल डेब्ट पे 5,000 रुपए का आपने ये प्रोविजन मेंटेन कर दिया, ठीक है ना। ये हमारा ट्रांजैक्शन हो गया। चलें और आगे देखते हैं, अगर आप देखें तो क्रेडिटर्स रिटर्न बैक हुए थे 7 ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स डेबिट हुए और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुए, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स 5,000 रुपीज से, तो ये बाय क्रेडिटर्स आ जाएंगे 5,000 रुपीज से, ठीक है, बाय क्रेडिटर्स 5,000 रुपीज से, ठीक है। ये लेजर पोस्टिंग इसकी हो गई। 8th ट्रांजैक्शन में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,000 रुपीज से, तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हो जाएगा कितने से, 1,000 रुपए से। तो आप देख पा रहे हैं ना, मतलब प्रोविजन जरूरी नहीं है कि डेबिट ही होगा या जरूरी नहीं है क्रेडिट ही होगा, डेबिट भी हुआ है यहाँ पे, क्रेडिट भी हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजैक्शन के ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है यहाँ पे आपको कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा 8 ट्रांजैक्शन हो गया। 9th में क्या कह रहा है, 9th में कह रहा है जी रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है यहाँ पे, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर अकाउंट, ठीक है। तो 1,000 रुपए से इसकी एंट्री भी कर दीजिए आप यहाँ पर, टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर, तो यहाँ एंट्री कर दीजिए टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर, कितने से था, मेरे ख्याल से शायद 1,000 रुपीज से था, ठीक है ना। एक बार चेक भी कर लेते हैं और अगले ट्रांजैक्शन भी देख लेंगे। जी हाँ, 1,000 से था। इन द लास्ट ट्रांजैक्शन जिसकी हमें लेजर पोस्टिंग करनी है यहाँ, वो क्या था, रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे आप क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो उसकी डेबिट साइड पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिख दीजिए, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है, कितने से, बाय ₹500, तो ये 10 के 10 ट्रांजैक्शन हो गए। हालांकि इतने ट्रांजैक्शन आते बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस मैंने आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी कि किस तरह से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज करते हैं या उसका लेजर पोस्टिंग आप करेंगे, ठीक है। अच्छा,
एक बच्चों में बहुत बड़ा डाउट होता है कि सर ठीक है ये तो हमें समझ में आ गया, अगर हमें लेजर से जर्नल से अगर हमें लेजर एंट्रीज करनी, लेजर पोस्टिंग करनी है तो किस तरह से करेंगे। बट अगर मान लीजिए हमें सीधा सीधा लेजर पोस्टिंग ही करनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो क्या करेंगे, तो मैं अभी उसके लिए भी आपको बता देता हूँ। देखिए आप सीधा इस तरह से देखिएगा कि हालांकि जनरल एंट्रीज का टॉपिक था ये, ठीक है ना, मैं जनरल एंट्रीज में आपको थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर देता हूँ उस चीज को कि मेन बात देखिए आपको कि अगर मान लीजिए आपके असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स डेबिट हो जाते हैं। डिक्रीज इन लायबिलिटीज, ठीक है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, यानी कि अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो भी डेबिट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। देखिए बिल्कुल सिंपल है, अगर आप इस बात को समझ पाए कि हमारे असेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो फायदा ही तो होगा हमारे लिए, ठीक है, तो वो फायदा कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, ठीक, एक चीज। दूसरा, अगर हमारे लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो अभी हमारे लिए फायदा ही, वो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो इन दोनों को आपने कंबाइन वे में लिख दिया। मैंने इनकी जनरल एंट्रीज अलग अलग करवा रखी है, बट आप इस तरह से इनकी एक कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि सारी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स को एक तरफ ले लिया, हम डेबिट कर दें, और वन बाय वन, जैसे मशीनरी की वैल्यू बढ़ी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, कोई और असेट की वैल्यू बढ़ी तो वो असेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर ये भी देख लें साथ के साथ कोई लायबिलिटीज ऐसी तो नहीं जिनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही हो, ठीक है, जैसे कि हमारी हुई, जैसे हमारे क्रेडिटर्स रिटर्न बैक हुए थे तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट किया था, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, या बिल्स पेबल थे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और साथ में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टू रिवैल्यूएशन हुआ है ये क्या है हमारा, ये है हमारा गेन, ये बात ध्यान रखिएगा, ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन है, ठीक। और ये गेन कहां पर शो किया जाएगा, यहाँ पर, इस गेन को आप यहाँ देखिए, ये जितनी सारी क्रेडिट एंट्रीज हैं जो आप यहाँ देख पा रहे हो, ये सारी की सारी जो क्रेडिट एंट्रीज हैं ये आपकी गेन है, गेन वाली एंट्रीज हैं, यानी कि इन सारी एंट्रीज से फायदा हो रहा है। और इसके अपोजिट इन सारी एंट्रीज से, ठीक है, ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मतलब अगर किसी असेट की वैल्यू घटती है और लायबिलिटीज बढ़ती है तो वो सारी की सारी कहां शो होंगी, यहाँ शो होंगी डेबिट साइड पे, मतलब लॉस है हमारा, वो असेट की वैल्यू घट रही है, नुकसान है हमारा, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे आ जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। लायबिलिटीज की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो हमारे लिए एक तरह से तो नुकसान ही है ना, यानी कि बिजनेस के लिए तो लॉस ही है कि भाई लायबिलिटी जितना बढ़ेंगी, ठीक है, तो लॉस होगा तो क्या करोगे आप उसको, फिर डेबिट ही करोगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो भी डेबिट जाएगा। अब मैं आपको यहाँ के नेचर के हिसाब से बता दूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा है क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हमारा एक नॉमिनल अकाउंट ही है, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है हमारा, जो प्रॉफिट और लॉसेस और एक्सपेंस और रेवेन्यू इनकम्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जहां पे इन सब चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, ठीक। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज इस तरह से होती हैं, और लास्ट में खाली यही नहीं रुकता, आप सोचेंगे सारी कंडीशन यहीं आके रुक जाती है, नहीं, आप लास्ट में क्या करेंगे, आप लास्ट में सब, यानी कि इस पूरे क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और फिर इस डेबिट साइड का टोटल करेंगे, ठीक है ना। ये क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल अगर आप माइनस करते हैं, यानी कि आप इसमें से इसको माइनस करते हैं और आंसर पॉजिटिव आता है, तो समझ जाइए वो प्रॉफिट हुआ है आपको। तो वो आप सीधा जो है टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है ना, गेन ऑन रिवैल्यूएशन, उसे आप ट्रांसफर कर देंगे टू द कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है, इसको हमें ट्रांसफर कर देना होता है टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। और यहाँ पे आप वन बाय वन सबमिट डाल, जैसे मान लीजिए एबीसी 3 पार्टनर हैं, तो एबीसी के तीनों के कैपिटल अकाउंट में आप ये ट्रांसफर कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान लेता हूं मैं, एग्जांपल बताओ, ठीक है, कितना मान क्या लेते हैं, निकाल ही लेते हैं ना, हैंड टू हैंड। आइए, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो इनका टोटल कितना बैठेगा, जरा अंदाजा लगाएं, 40 और 15 55, 55 65 75, 75 और 5 कितने हो गए, 80, 81, तो 81,000 का टोटल यहाँ बैठ रहा है, हालांकि ज्यादा भी आ रहा है, ठीक है। और 2 3 5 और 5 10 11, 11,500 ये हो गए, ठीक है ना। तो 11,500 अगर आप 81,000 में से माइनस करें, ठीक है, 81,000 में से अगर आप 11,000 माइनस कर देते हैं तो, सॉरी 11,500 थे, ठीक है, अगर आप यहाँ पर 500 माइनस कर देते हैं, ठीक, तो ये लाइक दिस, ठीक, तो अगर आप यहाँ माइनस करते हैं तो कितने आते हैं, 10 में से 5 गए 5, और 10 में से 1 गए 9, 7 में से 1 गए 6, 69,500। तो हमारा यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो गेन जो है वो कितना आ रहा है, 69,500 का, ठीक है। तो इस तरह से आप 69,500 को यहाँ पर लिख देते हो, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है ये हमारी एक तरह से देखा जाए तो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी ना, भाई बैलेंसिंग फिगर ही तो प्रॉफिट कहलाएगी। और ये भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि क्रेडिट साइड ही ज्यादा है। अब हालांकि यहाँ देखो दोनों साइड्स आपकी बराबर आ रही हैं, दोनों साइड बराबर करने के लिए हम बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं,
तो 81,000 रुपए जो आए हैं वो इसको बैलेंस करने वाली फिगर जो होती है ये 69,500 होती है, ठीक है। तो 69,500 का ये जो प्रॉफिट आया है इसको अमंग द पार्टनर्स एबीसी में आप प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रेशियो जो दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल 3:2:1 है तो 3/6, 2/6 और 1/6 इसको पूरे का अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरे रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ बनाते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल से यहाँ लेजर पोस्टिंग की जाती है। अगर आपको जर्नल एंट्रीज करनी है तो मैंने जर्नल एंट्रीज वाला केस भी यहाँ समझा दिया है बच्चों आपको, ठीक है ना। और अगर आपको उसकी लेजर पोस्टिंग करनी है तो लेजर पोस्टिंग भी मैंने आपको यहाँ बता दी है। और ये टॉपिक मैंने आपको इसीलिए दिया है बच्चों कि आप यहाँ ये समझ पाए कि किस तरह से रिवैल्यूएशन का, ठीक है ना, लेजर फॉर्मेट बनाया जाता है। और इसके उलट अगर मान लीजिए कि डेबिट साइड ज्यादा आ जाती है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी ये वाली साइड जो है ना वो ज्यादा आ जाती है, ठीक है, ये वाली साइड जो हमारी डेबिट वाली साइड, ठीक है, ये ज्यादा आ जाती है। अब भाई ये ज्यादा आ गई है तो अब इसमें से आप इसको माइनस करोगे, यानी कि डेबिट में से क्रेडिट साइड को माइनस करोगे। और अब क्रेडिट साइड कम पड़ रही तो बैलेंसिंग फिगर कहां पर आएगी, तो आपकी बैलेंसिंग फिगर यहाँ क्रेडिट साइड बैठेगी और फिर वो क्या कहलाएगी, वो होगी आपकी लॉस, ठीक है ना। उसकी जगह पर आप यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन और आगे जैसे यहाँ पे आपने ये चीजें यहाँ मेंशन कर रखी हैं सेम एज इट इज, इसको आप यहाँ पे भी शो कर देंगे, ठीक है। उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अमंग द पार्टनर्स, जो रेशियो गिवन होगा उस रेशियो के अंदर। तो आइए कुछ और रिवैल्यूएशन से रिगार्डिंग कुछ और ट्रांजैक्शंस की भी जनरल एंट्रीज देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि उन सारे पॉइंट्स के रिगार्डिंग भी हमारे यहाँ और डाउट क्लियर हो जाए। तो इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक और ट्रांजेक्शन है, वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%, मतलब 5% से स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो गई। अब डेफिनेटली इनकी वैल्यू दी हुई होगी 10,000 यहाँ स्टॉक की दी हुई और मशीनरी की में 17,500 दी हुई, इनकी 5% से, यानी कि देखिए इस बात को क्लियर रखिएगा कि बाय 5%, तो चेंज इन द वैल्यू जो है वो पूरी 5% है, ठीक है, पूरे 5% है, पूरा ही 5% हमें यहाँ लेना है, ठीक। अगर यहाँ होता 25%, यानी कि स्टॉक की वैल्यू, कभी कभार ऐसा होता है कि स्टॉक द वैल्यू ऑफ द स्टॉक वर टू बी रिड्यूस्ड टू 5%, समझिएगा, ठीक है। अगर लिखा होता 25% का मतलब है कि 5% तक घट गई, तो चेंज कितना आया, 100 में से 5% तक, यानी कि 95% का चेंज आ गया 95% का। आप समझ पा रहे हैं, तो ये जो 95% का चेंज है वो रिवैल्यूएशन में जाना है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, टू और बाय में बहुत बड़ा फर्क है, तो टू और बाय को ध्यान रखिएगा। बाय अगर लिखा हुआ हो तो पूरी वैल्यू यानी कि पूरा चेंज है, बाय 5% है तो पूरा 5% चेंज है, मतलब यहाँ स्टॉक की वैल्यू 500 रुपए हमें पूरी ले लेनी है। देखिए यहाँ 500 रुपए पूरी आ रही है, पूरा जो चेंज था 500 था। लेकिन अगर लिखा होता 5% तक घट गई, 10,000 से 500 हो गई, अगर मान लीजिए 5% तक कह रहा है, 25% कह रहा है, तो मतलब ये है कि जो स्टॉक की वैल्यू है वो 10,000 से 500 हो गई। अब 10,000 से अगर 500 हो गई है बच्चों तो कितनी वैल्यू बढ़ गई, 9,500। ओके, तो 9,500 को कैसे शो किया जाएगा, तो वही वाली बात आ जाएगी यहाँ, तो यहाँ 500 की जगह 9,500 रुपए आएंगे। तो आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। और सेम इसी तरीके से प्लांट मशीनरी का 5% निकाल लेंगे आप, तो 875 रुपए आ जाएगा। इट मींस कि दोनों की वैल्यू डिक्रीज हुई है और असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होते हैं, तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक और टू प्लांट मशीनरी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बिल्डिंग अकाउंट एप्रिशिएट होता है 10% से सीधा 25,000 का 10%, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये सभी क्लियरली आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे, प्रोविडेंट फंड इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5,000, पीएफ दिया हुआ है 10,000 से और कह रहा है 5,000 रुपए से इंक्रीज हो गया, यानी कि पीएफ प्रोविडेंट फंड 10,000 से 5,000 और बढ़ गया, यानी कि 15,000 हो गया। तो 5,000 बढ़ गया तो पीएफ है क्या, पीएफ प्रोविडेंट फंड होता है एक लायबिलिटी। प्रोविडेंट फंड नॉर्मली एम्प्लॉइज की सैलरी में से काट के एक फंड मेंटेन किया जाता है, कभी और किसी मौके पे इसको डिस्कस करूंगा। तो वहां पे हम इस लायबिलिटी को मेंटेन करते हैं, ये पूरा प्योर लायबिलिटी है एम्प्लॉइज की, ठीक है। तो एम्प्लॉइज की ही लायबिलिटी होती है, इसलिए हम इस लायबिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे। तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविडेंट फंड, ठीक है। और आगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है, 14 कह रहा है क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 रुपीज मोर। अब 1,000 रुपए ज्यादा पे करने मतलब लायबिलिटी बढ़ गई, तो एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। आगे नेक्स्ट 15 फिक्स्ड एसेट आर टू बी रिवैल्यूड एट रुपीज 70,000। देखो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू 80,000 की कह रहा है, अब जो रिवैल्यूड हुए वो 70,000 में, यानी कि 10,000 रुपए वैल्यू डिक्रीज होगी। जितना चेंज है, मैंने कहा ना जितना चेंज आ रहा है वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। तो चेंज 10,000 का है, तो चेंज हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट बाय रुपीज 10,000, ठीक है। चलें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अपने कुछ और, इसमें मैंने कई सारे ट्रांजैक्शंस कवर अप करें, देखिएगा जरा ध्यान से। कह रहा है स्टॉक और फिक्सचर्स रिड्यूस हो गया 10% से और प्रोविजन 5% का मेंटेन किया गया सन्डी डेटर पे और बिल्स रिसीवेबल, ठीक है ना। बिल्स रिसीवेबल और सन्डी डेटर दोनों पे प्रोविजन 5% का मेंटेन किया गया। तो स्टॉक की वैल्यू है 20,000, ठीक है, 10% से रिड्यूस हो गया तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट, बिल्कुल सिंपल है। 10,000 मतलब 20,000 का 10% 2,000 आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट, फिक्सचर्स की वैल्यू रिड्यूस हुई थी कितने, ठीक है ना 10% थे, तो 1000 रुपए के फिक्सचर्स हैं यहाँ पर, 1000 रुपए के, 1000 पे 10% लोगे तो कितना आ जाएगा 100, तो सेम वही प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फिक्सचर्स अकाउंट, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट चलिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बच्चों मेंटेन करना है डेटर पे और बिल्स रिसीवेबल पे, तो वही है, इस पे लायबिलिटी का रूल अप्लाई होगा जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं आपको। तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये पहले डेटर पे मेंटेन कर लिया और ऐसे ही बिल्स रिसीवेबल पे मेंटेन करोगे, तो डेटर 16000 रुपए के हैं, 16000 पे 5% 800 रुपए हो गए, तो ये 800 रुपए से एंट्री हो जाएगी डेबिट, ठीक है ना। और दूसरा बिल्स रिसीवेबल 3000 रुपए के हैं, तो 3000 पे अगर आप 5% मेंटेन करेंगे तो 150 रुपए आ गए, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल एंट्रीज हैं, आप पहले भी इन सारे एंट्रीज को पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता आप में से किसी को जरा भी कोई डाउट इसमें होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देयर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस, क्लेम फॉर डैमेजेस एक और लायबिलिटी है, यानी कि लायबिलिटी के अगेंस्ट कुछ क्लेम है, ठीक है, कुछ लायबिलिटी यानी कि कुछ डैमेजेस हुए थे, कुछ नुकसान हुआ था, उसके अगेंस्ट कुछ क्लेम है, मतलब वो उसके उन नुकसान के बदले हमें कुछ पैसा देना है, तो लायबिलिटी बढ़ रही है, तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो यहाँ पर क्रेडिट होगी, तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर डैमेजेस अकाउंट, वही सेम 1000 रुपीज से, ठीक है। और ये भी बहुत पूछा जाने वाला पॉइंट है 18, कह रहा है एन आइटम ऑफ रुपीज, इस पॉइंट में भी बच्चों हमें यहाँ पे देखना है कि इस 650 रुपए के जो आइटम है, ठीक है ना, जो कि सन्ड्री क्रेडिटर में इंक्लूडेड इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी कि वो अपना पैसा ही लेने में इंटरेस्टेड नहीं। कुछ क्रेडिटर होंगे 650 रुपए के, सॉरी, ठीक है ना, उनको पैसा देना चाहते हैं, बिजनेस पैसा देना चाहता है, ठीक है ना, बिजनेसमैन देना चाह रहा होगा कि भाई मेरे कुछ क्रेडिटर है, इनको मैं पेमेंट कर दूं तो मेरा हिसाब फाइनल हो जाए, मैं इनको राइट ऑफ कर दूं, बट वो आजकल डाल रहे हैं और इस तरह से बहुत एक लंबा टाइम हो गया, तो अब नहीं ले रहे हैं तो क्या करें भैया, अब हमारा भी जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, उनको पेमेंट करने आने के लिए वो भी नहीं आ पा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कई बार छोटी रकम होती है, बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, तो फिर वो इग्नोर कर दी जाती है। इट मींस कि एक तरह से फायदा हो गया हमारा 650 रुपए का, अब यहाँ पर फायदा हो रहा है तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट तो क्रेडिट हो गया होगा। और दूसरा ये देख लीजिए कि लायबिलिटी यहाँ डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, डेबिट होगा, तो एंट्री क्या बनी, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बाय ₹650 से। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से इन ट्रांजेक्शंस को लेना है, ठीक है ना, तो इस तरह से हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शंस हैं यहाँ पर, और वो सारे ही ट्रांजेक्शन इसी तरीके से होंगे, चाहे तो आप इनको भी थोड़ा सा एक रिव्यू ले लीजिएगा, ठीक है, मैं एक यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, एक स्नैप यहाँ पे ले लीजिएगा, इसको भी समझ लीजिएगा, वही सेम रिपीटेड ट्रांजेक्शंस हैं, ठीक। और कुछ और हैं यहाँ पे थोड़े से ये इस तरह से, तो बहुत सारे ट्रांजेक्शंस हैं, बाकी आप घर पे खुद भी ट्राई कीजिएगा कि किस तरह से ये सारे रिपीटेड ट्रांजेक्शंस हैं जो पहले भी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है, और उन्हीं के ऊपर यहाँ कुछ और ट्रांजेक्शंस यहाँ रिपीट किए गए हैं ये सारे। तो आई होप कि बस ये सारे रिपीटेड ट्रांजेक्शन से बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इनको समझने करने में। अच्छा, एक ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिख रहा है मुझे और बहुत अच्छा है, जरा से देखिएगा। यहाँ कह रहा है पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैड बीन इंक्लूडेड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹2000, यानी कि स्टॉक का एक 2000 रुपए का पार्ट था जो कि डैमेज हो गया स्टोरेज में, यानी कि रखे स्टोरेज में रखा होगा, वो डैमेज हो गया, उससे सिर्फ जो है वो 400 रुपए ही रियलाइज हो सकते हैं, और बुक वैल्यू स्टॉक की आ गई यहाँ पर 20,000 रुपए की दी हुई है, ठीक है। तो अब जरा समझिएगा, 2000 रुपए का स्टॉक का पार्ट है, सिर्फ 400 रुपए रियलाइज हो सकते हैं, बाकी यानी कि 1600 रुपए तो लॉस ही हो गया, ठीक है। तो एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से रियलाइज हुई, 400 रुपए मिल सकते हैं, उसके 400 रुपए रियलाइज हो गया, और लॉस, टोटल लॉस कितना है वो रिवैल्यूएशन में चले जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1600 से, और टू स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज होगी पूरी कितने से, बाय ₹2000, ठीक है, पूरे 2000 रुपए से। तो इस तरह से एंट्री इसकी हो जाएगी, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। एक और ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे कह रहा है बैंक चार्जेस हैड बीन ओवरलुक्ड एंड अमाउंटेड ₹2000, ये सारे ट्रांजेक्शंस हैं नॉर्मली आपके लास्ट ईयर्स में पूछे हुए, ठीक है ना, और कुछ आपकी बुक के भी हैं जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं, तो सारे वही हैं बट इजी हैं। आपने अगर पहले वाले ट्रांजेक्शंस को देख लिया ध्यान से तो यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, ठीक है ना, तो आप इसको भी बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो 200 रुपए के कह रहा है बैंक चार्जेस ओवरलुक्ड हो गए, ज्यादा पाए गए थे कुछ, यानी कि ज्यादा वैल्यू बैंक चार्जेस की नोट कर ली होगी, ठीक है। अब अगर ज्यादा वैल्यू नोटेड डाउन है तो उसे आप डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि चार्जेस तो एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, घटाओगे तो क्रेडिट हो जाएंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस बाय ₹2000, ठीक है। तो बस यही है, और बाकी तो बहुत इजी है कि डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का 3000 रुपए ओमिटेड रह गया, ठीक है, अब रह गया तो दोबारा से लगा लीजिए, क्या परेशानी क्या है, ठीक है ना, लॉस ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, या टू बिल्डिंग भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह से बच्चों आपके कुछ ट्रांजेक्शंस थे, और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, और ये सारे आपके पास बुक्स में अवेलेबल हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इनमें कोई आपको डिफिकल्टी या प्रॉब्लम होने वाली है, तो इस तरह के सारे ट्रांजेक्शंस थे। एक लास्ट ट्रांजेक्शन आपको मैं और बताता चलूं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है ये 31, इस 31 में क्या कह रहा है, नो एंट्री हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डेब्ट 300 रिकवर्ड बाय ए, ठीक है, फ्रॉम ए कस्टमर, जो कि कस्टमर था, विच वाज प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड इन एन अर्ली प्रीवियस ईयर, पिछले सालों में क्या हुआ होगा कि इसके 300 रुपए, ठीक है ना, बैड डेब्ट बतौर मेंशन कर दिए होंगे, ठीक है। देखिए इस बात को मैं आपको थोड़ा सा समझाता हुआ भी चलूं,
जब आप किसी डेटर को माल बेचते हैं तो डेटर डेबिट टू सेल्स, ठीक है, ये एंट्री होती है नॉर्मली, ठीक। और फिर डेटर या तो पैसा दे देता है, ठीक है ना, तो अगर पैसा दे दिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये हो गई। और अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया तो आप क्या करते हो, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर कर देते हो, ठीक है ना, यानी कि वो पैसा आपका जो था वो 300 रुपए मर गया एक तरह से देखा जाए तो, ये आपने बैड डेब्ट कर दिया। अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो आपने बैड डेब्ट की एंट्री लास्ट ईयर पास कर दी थी 300 रुपीज से, ठीक है। लेकिन इस साल क्या हुआ, करंट ईयर के अंदर, जो आपका करंट ईयर है, इस करंट ईयर के अंदर जो बैड डेब्ट की जो 300 रुपए बैड डेब्ट हुए थे, वही कस्टमर आपको दोबारा मिला। उसने कहा भाई आपके 300 रुपए रह रहे थे यार, अब बोले लो मुझसे 300 रुपए आप, तो एक तरह से देखा जाए तो ये बैड डेब्ट रिकवर हो गई। तो बैड डेब्ट रिकवरी गेन होती है, 11th क्लास में भी आपने कई बार पढ़ा होगा। तो सिंपली जो उसकी एंट्री होती है वो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट होती है, ठीक है। कितने से, बाय रुपीज 300। बट आप कहोगे सर यहाँ तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कर रखा है। हाँ कर रखा है मैंने यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बट इसकी जो यहाँ पे एंट्री में आगे ये भी लिखा हुआ है बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं। क्यों, आप इस बैड डेब्ट रिकवर्ड को भी तो राइट ऑफ करेंगे। पहले तो आपने ये वाली एंट्री पास कर ली पूरी, फिर उसके बाद इस बैड डेब्ट रिकवर्ड को राइट ऑफ कहां से करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो आप इसके बाद एक एंट्री और भी यहाँ पे कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, आप इसके बाद एक एंट्री करेंगे कि बैड डेब्ट रिकवर्ड डेबिट, ठीक है, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे कि यहाँ पे की हुई है, लाइक दिस सेम एंट्री है, ठीक है। तो ये आपकी राइट ऑफ वाली एंट्री है। तो इस तरह से आप जो बैड डेब्ट रिकवर होता है उसकी भी आप यहाँ पर राइट ऑफ की एंट्री जस्ट लाइक दिस कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ से आप सब कुछ समझ चुके होंगे, ठीक है ना। ये काफी सारे ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, आप इनको एक बार रिवाइंड करके और सारे ट्रांजेक्शन का रिव्यू यहाँ ले सकते हैं। मैंने सारे ट्रांजेक्शन दे दिए, मुझे उम्मीद नहीं कि इनसे बाहर कोई रिवैल्यूएशन का ट्रांजेक्शन आपको मिले भी, और मिल जाएगा तो देखिए कोई रह गया होगा तो बेटा उसको मैं हो सकता है कि इग्नोर हो गया मुझसे वो, ठीक है ना। बट मैंने कोशिश यही की है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन यहाँ पे दे दूं, ठीक है। तो एक बार इनको जरूर देखिएगा, रिव्यू लीजिएगा, ठीक है। और जिन सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे आपको बताया है, और इसको देखकर समझिएगा और इसके क्वेश्चंस घर पे ट्राई कीजिएगा। और एक डेढ़ महीना ही आपके पास बचा हुआ है, तो ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि एज सून एज पॉसिबल ये टॉपिक आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए, इनका कोई डाउट आपका ना बचे, ठीक है ना। तो आई होप कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना समझ चुके होंगे, रिवैल्यूएशन को किस तरह से लिया जाता है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस और ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए कि इससे रिलेटेड कुछ और ट्रांजेक्शंस भी आप करें, ठीक है ना। और हालांकि हर बुक, चाहे आप डीके गोल उठाएं, चाहे आप किसी भी राइटर की आप बुक उठा लें, एनसीईआरटी उठा लें, हर किसी में काफी सारे क्वेश्चंस रिवैल्यूएशन पर बेस्ड दिए हुए हैं नॉर्मली, ठीक है। उनके ऊपर आप इसी तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉर्मली बनता है। देखिए एडमिशन के अंदर तो सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा, रिटायरमेंट और डेथ के अंदर भी ये सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। एक चैप्टर बचता है, वो है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पहला है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर थोड़ा सा रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। हालांकि उसका बेसिक थीम और बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही रहता है, होता यही है वहां पे भी, ठीक है ना। बस वहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को कभी कभी हम डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट में ना लेके उसको वर्किंग नोट के अंदर उसके इफेक्ट को शो करना होता है, ठीक है, ताकि हम उसके इफेक्ट की एक जनरल एंट्री पास कर सकें, ठीक है। वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट है, वो वहां पे जरूर देखिएगा कि आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर रिवैल्यूएशन का क्या कॉन्सेप्ट है। बस सिर्फ इसी चैप्टर के अंदर बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट का थोड़ा सा टॉपिक एक डिफरेंट है। बाकी मैं समझता हूँ इन चारों चैप्टर के अंदर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में, इन चारों के अंदर रिवैल्यूएशन का सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल यही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया है, समझा दिया है। तो आई होप कि बच्चों आप समझ चुके होंगे। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और आपकी अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ये कहूंगा कि आप पहले तो कुछ इलस्ट्रेशंस और कुछ अपने जहाँ पे भी आप क्लासेस वगैरह रहते हैं उनसे डिस्कस कीजिए, और अगर फिर भी नहीं है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स, ठीक है ना, आप बता सकते हैं। अगर एज सून एज पॉसिबल मैं इसको ट्राई करूंगा कि आपको डाउट्स का जवाब दे सकूं, ठीक है बच्चों। तो कोशिश कीजिए और रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाइए। हालांकि सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट अकेला बनाने के लिए नहीं आता, मैंने सिर्फ ये टॉपिक अलग से डिस्कस कर लिया, ताकि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर हमसे रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बन रहा है, तो उसका तो मैंने इसलिए ये वीडियो बना दी कि आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी कि हाउ टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पूछा जाता है, बैलेंस शीट भी आती है, तो वो तो एक देखिए पूरा वो फुल फ्लैज्ड कॉन्सेप्ट है हर चैप्टर, मतलब एडमिशन के अंदर भी, रिटायरमेंट में, डेथ के अंदर भी, तो वो एक अलग है। मैं यहाँ चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम जस्ट डिस्कसिंग हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट।
ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप इस पॉइंट को समझे होंगे और यहाँ कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया गया है। ठीक है, इसको रिवाइंड करके आप दोबारा से रिवाइज भी यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। तो आई होप बच्चों कि आज का वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिटेबल रहा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है ना, और मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के वीडियोस बना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ जल्दी बनाऊँ आपको बिफोर एग्जामिनेशन ये सारी वीडियोस दे दूँ। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको देखिए पूरी वीडियो को, ठीक है ना, समझिए और इससे फायदा उठाइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड और मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय।